हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपको कक्षा 6 के गणित अभ्यास 3A का हल दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है इस अभ्यास में पूर्णांक का जो है स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर में पूर्णांक के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा की गई है, तो उसी का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, ये जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है। पहले तो आप पूर्णांक के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप पूर्णांक को समझते हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किस प्रकार संख्या होती है, तो जो परिभाषाएं होती हैं आगे चल करके उन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसलिए पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, जो परिमेय संख्याएँ हैं, ये सब संख्याओं में सभी का अंतर आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो देखें पूर्णांक क्या है। तो जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। ठीक, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से गिनते हुए आप अनंत तक चली जाएगी, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो है पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं कि होल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, होल नंबर। जो पूर्ण संख्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें जो है अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वही प्राकृतिक संख्याएं फिर पूर्ण संख्या कहलाने लग जाती हैं। और इसके बाद आता है इसका पूर्णांक का, इंटीजर्स का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है स्टूडेंट्स? पूर्णांक संख्या में इन जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वे सभी संख्याएं फिर जो है पूर्णांक कहलाने लग जाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 इत्यादि जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को मिला लीजिए तो आपको पूर्णांक संख्याओं का संग्रह प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी प्रश्नावली में पूर्णांक संख्याओं की ही चर्चा की गई है। पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके स्क्रीन पे आपका अभ्यास का ये पिक्चर दिख रहा है। इसमें पहले अभ्यास में पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस जो सारणी दी गई है आपकी, इसमें देखिए बाईं तरफ से जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्रम दिया गया है, जैसे 19, 23, 25, 29। ठीक है, यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी के दूसरी ओर से दाहिनी तरफ से ऋणात्मक पूर्णांकों का क्रम दिया गया है। इसमें -19, -23, -25, -29। तो इस वजह से जो क्रम ऊपर का है उसी वही क्रम नीचे का भी होगा। देखिए, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक है 7, 11, 13, 17। तो यहाँ से देखेंगे तो -7, -11, -7 इधर, +7 इधर, -11 इधर, +11। तो यहाँ पे +13, तो यहाँ पे -13 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका ये जो विकल्प है, ये 2 नंबर विकल्प ये आपका सही है। ठीक, तो इसमें आप मतलब कि -13 इसमें फिलअप करेंगे, भरेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है दूसरा प्रश्न आपका। जो ये टेबल है इसमें देखेंगे तो ये इसका जो क्रम है -7, तो एक खाना छोड़ करके, एक बॉक्स छोड़ करके दूसरे बॉक्स में +7 है। फिर यहाँ फिर दूसरे में 25 है, तो यहाँ तीसरे चौथे में -25 है। इस प्रकार से -13 देखिए यहाँ पे है, तो एक छोड़ करके दूसरे में +13 है। यहाँ पे 31 है प्लस में, दूसरे में -31 है। मतलब कि ये ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का जो है ये अलग अलग क्रम है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 5 यहाँ पे धन पूर्णांक है, तो यहाँ -5 पूर्णांक है। -8 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है, तो यहाँ पे +8 8 ये धन पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए प्लस धनात्मक 11 है, धनात्मक पूर्णांक है 11, यहाँ उसका ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक धनात्मक 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब विकल्प आपका 3 ये भरा जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप 14 फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट, ये तीसरा प्रश्न आपका। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ठीक है, इसमें देखिए जो पहला इसका पहला पार्ट है, पहले विकल्प में कह रहा है कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये
पैमाना है। शून्य से ऊपर को आप जानते हैं धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होता है। धन 1, ठीक है, धन 2, धन 3, धन 4। अगर शून्य से नीचे है तो -1, -2, -3, तो यहाँ पे आपको माइनस ऋणात्मक पूर्णांक दिखा देंगे। तो चूँकि शून्य से नीचे है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो यहाँ इसमें जो है आप -4 लिखेंगे, ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसमें दूसरे विकल्प देखें स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि रुपये 3.28 की हानि। चूँकि स्टूडेंट जो है, जो देखिए जब लाभ होता है तो आपका धन होता है, जब हानि होती है तो आप जो अपने क्रय मूल्य से नीचे जाते हैं, मतलब कि आपको घाटा होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस लिखेंगे ऋण 3.28, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए जो चौथा है, तीसरा है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बोलकर थोड़ी सी यहाँ पे दूसरा खंड है। दूसरे में कह रहा है कि 7 कदम पूरब। तो देखिए स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा जो है आपको इंडिकेट किया गया है कि आप पूरब को धन दिशा और पश्चिम को ऋण दिशा मानिए। तो पूरब, अगर पूरब कह रहा है तो यहाँ मतलब कि आपको धनात्मक दिखाना है, तो इसलिए इसमें जो है आपका +7 विकल्प, यहाँ पे 7 + 7 लिखना होगा, ठीक है। इसमें देखिए जो थर्ड विकल्प है, इसमें ये हमने बताया आपको इतना, ठीक है। आप चौथा देखेंगे 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए जो प्रश्न कह रहा है इसमें कि पूरब को धन दिशा मानिए। अगर पूरब को धन दिशा मानते हैं आप जो है, तो पश्चिम को ये पूरब मान लीजिए आप, यहाँ पे पश्चिम है, ठीक है। तो पश्चिम को आप ऋण मानना पड़ेगा आपको, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। -1, -2, -3, इस प्रकार से -7 जो है 18 मीटर मतलब कि यहाँ इसमें चौथे में -18 मीटर आपको पश्चिम में जाना है, -18 मीटर, ठीक है। तो अब पाँचों देखें, समुद्र से 1000 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। समुद्र से देखिए, जो समुद्र से होता है वहाँ पे आप 0 मीटर होता है। समुद्र से अगर ऊपर जाते हैं तो धनात्मक दिशा होता है, अगर इसके नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक दिशा होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है चूँकि ऊंचाई है 1000 मीटर, तो इस यहाँ पे +1000 मीटर लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रश्न से आपका स्टूडेंट तीसरा प्रश्न हल करना है इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, ये है चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है इसमें एक तथ्य है कि पूर्णांकों के संबंध में कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है, जिसमें दोनों का योगफल 0 होता है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आपको इस पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा बनाई है, ठीक है। इस संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि शून्य के दाईं तरफ संख्या धनात्मक है, शून्य के बाईं तरफ संख्याएं जो है ऋणात्मक है, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए चूंकि सबका योगात्मक प्रतिलोम, हर संख्या का, इसमें हर प्रकार संख्या का एक योगात्मक प्रतिलोम होगा, सिवाय शून्य के। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, मतलब कि आप शून्य को शून्य ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जैसे +1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा, और -1 का अगर योगात्मक प्रतिलोम आप लिखेंगे तो +1 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से +2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, -2 का योगात्मक प्रतिलोम +2 होगा, ठीक है। इसमें -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 होगा, +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। इसी प्रकार से +6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 होगा, या -6 का योगात्मक प्रतिलोम +6 होगा। तो इस प्रकार जो आपको दिया गया है इसमें ऐसे लिखना, ठीक है। -21 है, आपको इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना, तो लिखेंगे यहाँ पे -21 का योगात्मक प्रतिलोम +21 होगा, +21 धन 21, ठीक है। ध्यान दीजिए योगात्मक दोनों योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे +39 का योगात्मक प्रतिलोम -39 होगा, ठीक है। इसके बाद -41 का मतलब -41 का योगात्मक प्रतिलोम धन 41 मतलब +41 होगा, ठीक है। इसके बाद से +91 का योगात्मक प्रतिलोम -91 मतलब कि -91 ऋण 91 होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है प्रत्येक संख्या का एक योगात्मक प्रतिलोम होता है, जिनका योगफल हमेशा 0 होता है। देखिए स्टूडेंट, आपके 5 प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए।
तो इसमें हमने देखा, देखिए हमने जो है हर प्रश्न का अलग अलग संख्या रेखा, इस पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए पहले हम चूँकि दिखाना है +4 को, यहाँ पे +4 दिखाना है, खा में दिखाना है -9 को, इसमें दिखाना है +7 को, घ में दिखाना है -3 को, और अंग में दिखाना है -6 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप संख्या रेखा से आपने खींचा पहला, तो शून्य से जो है आप धन 4 दिखाना चाहते हैं, तो शून्य से दाहिनी तरफ 4 कदम जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो चौथे कदम पे आपका 4 मिलेगा। तो इसी बात स्टूडेंट्स यहाँ आप चाहे तो इससे 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये +4 होगा, ठीक है। ये इस बार -9 दिखाएंगे, तो शून्य से 9 कदम 9 स्टेप बाईं तरफ में चलेंगे, तो हमको मिलेगा -9, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इस प्रकार से आपका जो है शून्य से लेकर के -9 तक ये हुआ, ठीक है। अब +7 दिखाते हैं, तो आप जो है शून्य इधर रखेंगे, अगर आप, तो आपको दिखाने में थोड़ी आसानी होगी। शून्य तो 7 कदम विस्थापन दाईं तरफ 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपका जो है 7 यहाँ पे +7 ये आया, ठीक है। हम देखें शून्य, आपको दिखाना -3, तो आप शून्य से यहाँ पे आपका शून्य है, शून्य से -3 मतलब बाईं तरफ विस्थापन 3 स्टेप, -1 ये हो पहला, यह हो गया पहला 1, दूसरा -2, तीसरा -3, तो इसका से आप 0 से लेकर -3 तक दिखा देंगे यहाँ पे संख्या रेखा पर। देखिए -6 दिखा स्टूडेंट्स, आपको संख्या रेखा पर आपके बना के दिखा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप, ठीक, इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये 6वां प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप संख्या रेखा यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है। देखिए ए बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, +7 दिखा रहा है कि यहाँ से देखिए शून्य चूँकि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ऊपर दिशा में +7 है, मतलब यहाँ से अगर शून्य से ऊपर जितने बिंदु हैं धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक होंगे, और जितने नीचे होंगे इसका मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, क्योंकि शून्य से ऊपर धनात्मक पूर्णांक होता है, शून्य से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए देखेंगे तो इसका मतलब कि इसके नीचे देखेंगे कौन सा 7वां बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे स्टूडेंट जो है आंसर आपको मिल रहा है। आंसर क्या लिखेंगे कि ई बिंदु -7 है, बिंदु -7 है, ठीक है। तो अब देखिए खा वाला, खा में कह रहा है शून्य से बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखते हैं बिंदु बी कहाँ, देखिए बी यहाँ पे है, शून्य से कितना पॉइंट नीचे है, 1 2 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है आंसर होगा कितना -3, इसमें क्योंकि शून्य से नीचे की तरफ है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे आंसर बराबर -3 को निरूपित करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहा कि गा में बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बी कि चूंकि बिंदु बी -3 को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, अतः देखिए ऊपर की तरफ +3 कौन सा दिखाता है, 1 2 3, अतः सी बी का विपरीत बिंदु होगा, ठीक, जो कि +3 को निरूपित करता है, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट घ इसमें कह रहा है कि बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम हल के रूप में थोड़ा सा अगर हल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे डी देखिए, डी लिखिए ऐसे, डी इक्वल क्या दिखाता है, डी देखिए यहाँ पे, ये डी यहाँ पे, ठीक है। अब शून्य यहाँ पे, शून्य से ऊपर की तरफ धनात्मक दिशा में कौन सा बिंदु है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है मतलब +5। आप लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर +5। के देखेंगे तो के कहाँ पे है, संख्या को देखेंगे तो के यहाँ नीचे है, शून्य से नीचे कितना बिंदु है, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो -5 ये लिखेंगे क्योंकि शून्य से ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे यल है, यल कहाँ पे, यल है वहाँ पे ऊपर, शून्य से ऊपर की तरफ में, तो मतलब कि शून्य से धनात्मक दिशा पे। ये 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे यल बराबर +6 क्योंकि ये धनात्मक दिशा में 6 कदम ऊपर है, ठीक है। तो +6 लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स घ का हल। देखिए स्टूडेंट्स अंक खंड में कह रहा है कि बिंदुओं डी के और यल के विपरीत बिंदु बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, हम ऊपर सवाल अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे डी बताता है +5 को, के बताता है -5 को, अतः लिखेंगे कि डी का विपरीत बिंदु के होगा, ठीक है। विपरीत क्या होगा, के, ठीक है। और के का लिखेंगे, के का विपरीत बिंदु क्या लिखेंगे, विपरीत डी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं यल पे, ठीक है। यल दिखाता है +6, तो अब देखेंगे -6 का कौन दिखाता है, यहाँ पे देखेंगे शून्य से नीचे की तरफ 6 कदम नीचे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मिलता है हमको की यम, ठीक है। अतः यल का, इसलिए यल का विपरीत यम होगा, विपरीत और यम, ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न आपका, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। इसमें है -2 और +3 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पे -2 लिखिए, -2। हम जो है इससे दाईं तरफ चलेंगे तो आप जानते इसके दाईं तरफ होता है -1, ठीक है। उसके बाद आता है फिर 0, उसके बाद आता है +1, फिर +2 +3। ये है स्टूडेंट्स -2 और 3 के बीच में सभी पूर्णांक। स्टूडेंट अगर बीच की बात करें, बीच में स्टूडेंट जो है इतने पूर्णांक हमारे पास होंगे, -1 0 1 प्लस में और प्लस में 2, ठीक है। इतने होंगे जितने अंडरलाइन किए हैं। यहाँ पे देखेंगे 0 और 1 के बीच में, तो 0 के स्टूडेंट जो चूँकि 0 से दाएं तरफ चलने पर 6 मिलेगा, इसलिए 0 को छोड़ करके +1 चलेंगे 1, तो इसमें आंसर आपका 1 होगा। 2 3 4 5 इतने होंगे, ठीक है। क्योंकि 0 से हमको 6 के बीच में स्टूडेंट्स लिखना है आंसर। अब इसमें देखें ग वाले में -4 और +4 के बीच, -4 पहले स्टूडेंट जो है -3 आता है, ठीक है। इसके पहले आता है -2, इसके पहले आता है -1, इसके पहले आता है 0, इसके पहले आता है फिर उसके बाद आता है 1, फिर 2, फिर 3 धन में, ठीक है। आप इस प्लस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -4 और +2 के बीच में इसका हल होगा। तो इसके पहले स्टूडेंट क्या होता है, -4, उसके पहले होता है -3, इसके पहले होता है -2, इसके पहले होता है -1, इसके पहले होता है 0, इसके पहले होता है फिर 1, ठीक है। उसके बाद फिर +2 आता है, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स जो है आपका आंसर। अब देखिए इसमें जो है अंगा में स्टूडेंट्स -3 और +5 बीच में, चूँकि -3 पहले आता है -2, ये हो गई संख्या, फिर -1, फिर -0, फिर +1, फिर +2, फिर यहाँ +3 लगा सकते हैं आप, फिर +3, फिर +4, ये चूँकि उसके बाद फिर +5 आता है, जिसको हमको जो है इसके बीच में लिखना है संख्या, ठीक है। उसके बाद से -8 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे -7 उसके बाद आएगा, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, +1, +2, +3। तो इतनी संख्याएं जो है -8 और 4 के बीच में होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा आप देख रहे हैं इसमें, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को
आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमने पहला लिखा है 7 नंबर का नंबर यहाँ पर प्रश्न। इसमें तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पहले जो है 2 और 5 के बीच के सभी संख्याओं को मतलब 2 से 5 तक की सभी संख्याओं को क्रम से लिख लेते हैं। ठीक, तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले 2 और 5 के बीच के सभी संख्याओं को सभी पूर्णांकों को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसका हल। ठीक है, चूंकि 2 और 5 के बीच संख्याएं क्या होंगी, 3 और 4 होंगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये देखिए आरोही क्रम में पहले से ही विद्यमान है संख्याएं, दोनों संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें ख में है स्टूडेंट्स यहाँ पे -4 है, सॉरी -4 है, 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हल करेंगे हम यहाँ से ख नंबर को। इसमें ख में दिया है -4 और 0 के बीच की सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो हल यहाँ लिखते हैं बच्चों। इसमें क्या करेंगे कि -4 और 0 के बीच में, 0 के बीच में सभी पूर्णांकों को लिखेंगे। तो -4 के बाद क्या आता है, पहले इसके पहले -3 होता है, इसके पहले -2 होता है, या फिर -1, फिर 0 आता है। ठीक है, ये तीनों संख्याएं हैं। इनको हम अगर लिखेंगे आरोही क्रम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। क्योंकि देखिए बच्चों सबसे आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होती है। ठीक है, तो ये क्रम आप देख सकते हैं। जो चूँकि हमने सीधा -4 के बीच बाद संख्या लिखी है, तो ये आरोही क्रम इसका यही होगा। -3 चूँकि सबसे छोटी संख्या है, इसमें -3 होगी, और उसके बाद जो है -2 होगी, उसके बाद जो है -1 होगी। तो ये है आपका आंसर बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों ग देखते हैं। ग में है 3 और 8 के बीच की पूर्णांकों को जो है हमें लिखना है आरोही क्रम में। तो 3 के बाद क्या आता है, तो 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, उसके बाद 8 आ जाता है। तो इतने 3 और 8 के बीच की पूर्णांक जो है स्टूडेंट्स 4, 5, 6, 7 हैं। ठीक है, अब इनको लिखते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या से पहले, इसमें छोटी संख्या 4 ही है, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, घ नंबर देखते हैं बच्चों। घ नंबर है ये देखिए 0, 4 के बीच के पूर्णांकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो हल में लिखते हैं, 0 के बाद आता है 1, 2, 3। तो स्टूडेंट अगर हम इसे आरोही क्रम लिखें तो चूँकि यही क्रम है, हमने क्रम से ही पहले से लिख दिया है, तो इसमें 1 होगा पहले, सॉरी कम नहीं लिखा। तो देखिए बच्चों आरोही क्रम लिखने पर मिलता हमको 1, 2, 3। तो ये हमारा बच्चों आंसर हुआ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 4 है, -1 और 4, -1 और 4 के बीच के पूर्णांकों को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे हल करते हैं तो सर जो है 0 आता है। ठीक है, इधर दाएं तरफ में। ठीक है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये संख्या, तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम आरोही क्रम लिखें तो यही हमको आरोही क्रम में यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे उसी क्रम में पहले से रखा है। ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3। ठीक, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों देखते हैं ये 9वां प्रश्न आपका। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इस पास देखिए आपको जो ये प्रश्न दिया गया है कि ये 2 खड़ी लाइनें हैं, इसके बीच में माइनस से लिखा है। इसका मतलब होता है बच्चों कि आपको जो है इस संख्या का निरपेक्ष मान बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बच्चों, हम आपको समझाते हैं। देखिए तो बच्चों इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा पर आप यहाँ पे खड़े हों। ठीक है, कोई आपको कहता है संख्या रेखा पर, ठीक संख्या रेखा देख रहे हैं आप, ये है ऋणात्मक दिशा, जो कि जिसे हम पश्चिम कहेंगे। यहाँ पे हम पश्चिम लिख देते हैं इसे, और जिसे जो धनात्मक दिशा है उसे हम पूर्व लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप जो है 4 कदम पश्चिम की तरफ जाइए, पश्चिम की ओर जाइए, तो आप -4 कदम की ओर जाएंगे, मतलब जाएंगे। ठीक है, अगर कहा जाए कि 4 कदम पूरब की ओर जाइए, तो आप +4 पर जाएंगे।
तो आपको इसमें देखिए एक चीज़ निश्चित इसमें बात बैठती है कि आपको दोनों कंडीशन में, दोनों दिशाओं में, आपको चाहे पश्चिम कहा जाए जाने को, चाहे पूर्व में कहा जाए जाने को, दोनों कंडीशन में आपको 4 कदम चलना ही चलना। कितना चलना है? 4 कदम। तो ये जो 4 जो संख्या है 4, ठीक है, आप इसको ऋणात्मक ना मानिए ना तो धनात्मक मानिए। आपको चलना, देखिए आपको चलना तो 4 कदम ही है, चाहे आप पूर्व जाएँ, चाहे पूर्व जाएँ, चाहे पश्चिम जाएँ, ठीक है। तो यही 4 जो कदम आप चल रहे हैं इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। तो ये स्टूडेंट आपको लिखना है। तो इसके लिए जो है जो चिन्ह स्टूडेंट जब दर्शाने के लिए जब कभी इसको दर्शाया जाता है तो चाहे ऋणात्मक निरपेक्ष मान होता है, चाहे धनात्मक निरपेक्ष मान होता है, हमेशा जो है दो सीधी रेखाओं के बीच में, ठीक है। हमने बताया आपको, ठीक है, निरपेक्ष मान जो है, हमें निरपेक्ष मान को जो है 2 सीधी रेखाओं के बीच में रखना होता है, ठीक है। इसको निरपेक्ष मान का चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको निरपेक्ष मान दिखाना है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा। तो आप जो है ना तो इसमें धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, ना तो ऋणात्मक लगाएंगे, ना तो इसमें माइनस लगाएंगे, ना तो प्लस लगाएंगे, तो जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस 12 में भी यहाँ पे केवल आप 12 लिखिएगा, ठीक है। ये भी 37 भी 0 से 37.37 कदम दूर होगा। ये भी 0 जो है, 0 का युगात्मक मतलब 0 नहीं होता है, सॉरी 0 का निरपेक्ष मान 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे -47 का इसका फिर 47 होगा केवल, ठीक है। ना तो इसमें धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, ना तो ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो इसी प्रकार से 100 का भी होगा, 4 का 101 लिखेंगे बस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है, जो निरपेक्ष मान होता है किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान होता है वो ना तो धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक होता है। तो ये है आपका स्टूडेंट आंसर। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन को पहचान कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्या है, कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो बच्चों देखिए, सबसे छोटा पहला कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो देखिए बच्चों, जो पूर्णांक होता है, आप देखें कि जैसे जिस प्रकार से पूर्णांकों से जिस प्रकार से देखो बच्चों, जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं होता। क्योंकि देखिए, जितना आप बाईं तरफ चलते चले जाएंगे उतनी छोटी पूर्णांक आपको मिलती चली जाएगी। देखिए समझिए, आपको जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए 0 है, 0 छोटा -1, -1 छोटा -2, -2 छोटा -3, -3 छोटा -4, -4 छोटा -5, इससे छोटा -6, -6 छोटा -7, इसके पास -7 -8, -9, -9, 10। इस प्रकार से आपको -1000, -1000 छोटा -10,000, -10,000 माइनस छोटा -1 लाख, इस प्रकार से जो छोटी संख्याएं होती चली। तो इसमें स्टूडेंट जो है ये कथन असत्य है कि सबसे छोटा पूर्णांक ये, ठीक है, इसको लिखेंगे असत्य, ठीक। तो स्टूडेंट ये कथन असत्य है। अगला देखें, 0 का विपरीत नहीं होता है। देखिए ठीक है, 0 का विपरीत, क्योंकि देखिए +1 का विपरीत -1 होता है, 2 का विपरीत -2 होता है, लेकिन 0 का विपरीत नहीं होता। ये फिर कथन सत्य है, ये कथन सत्य है यहाँ पे, ठीक। अगर देखें, -17 ग्रेटर देन -5, मतलब -17 -5 से बड़ी है नहीं, क्योंकि -17 आपको इधर मिलेगी, ठीक है, और जबकि -5 यहाँ मिलेगी। तो जितना हमारे बाईं तरफ संख्या होगी, उस संख्या दाईं तरफ से वाली संख्या से छोटी होती है, ठीक है। बाईं तरफ से संख्या हमेशा उसकी दाईं तरफ वाली संख्या उससे छोटी होती है। इस प्रकार ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें जो है -5 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप असत्य, ठीक। अगला देखिए स्टूडेंट्स, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है, सही। देखिए जैसे धनात्मक यहाँ पे 3 है, 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा, चूँकि धन 3 -3 से बड़ा होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 2 है प्लस में, इसका योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा, तो -2 से बड़ा +2 होगा, ठीक है। तो ये भी कथन सत्य है, ठीक है, इसको हम सत्य लिखेंगे इस कथन को, ठीक। अब यहाँ देखें अंगा नंबर 1, ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तीसरा ये जो है कथन असत्य, क्योंकि देखिए ऋणात्मक पूर्णांक -5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम +5 होगा, चूँकि +5 बड़ा है, यहाँ ऋण 5 छोटा होगा। इसी वजह से ऋण पूर्णांक
-3 है, इसका योगदान मतलब +3 होगा, तो योगदान, जबकि इसका ऋण 3 का योगदान मतलब +3 है, क्योंकि +3 बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला -3 नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए ये भी कथन असत्य, यहाँ पे कथन ये असत्य होगा कथन। ठीक है, इसमें अगला देखें, नंबर 0 एक पूर्णांक नहीं है। नहीं, यहाँ पे 0 चूंकि पूर्णांक देख रहे हैं, क्यों संख्या रेखा पर दिखा गया आपको सही पूर्णांकों की संख्या रेखा है, तो यह भी कथन असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ देखें बच्चों, 0 का योगदान प्रतिलोम 0 है, तो ये सत्य है कथन आपका। ठीक है, क्योंकि 0 को मतलब यही होगा, 0 ही होगा, 0 ही रखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम सत्य लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।